तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 12वीं क्लास उर्दू सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने वाला हूं, और वो चैप्टर नंबर 6 है आपका बागो बहार। क्या है चैप्टर नंबर 6? चैप्टर नंबर 6 है आपका बागो बहार। और मेरे प्यारे बच्चों, अब तमाम बच्चों को मैं चैप्टर 1 से इस बात को बताते चला आ रहा हूं कि आपके जो बोर्ड के इम्तिहान में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं, चैप्टर के जो मुसन्निफ और लेखक होते हैं उसके मुतालिक ज्यादातर आपके बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाते हैं। तो मैं आज जो आप तमाम बच्चे को पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 6, यानी वो चैप्टर नंबर 6 है बागो बहार। आइए अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं जो चैप्टर नंबर 6 है, इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है। तो आपका चैप्टर नंबर 6 है बागो बहार, और इस बागो बहार के लेखक और मुसन्निफ कौन है। तो इसके जो मुसन्निफ है मीर अमन देहलवी। कौन है इसके मुसन्निफ और लेखक? इसके मुसन्निफ हुए मीर अमन देहलवी। आपके इम्तिहान में इस तरह सवाल किए जाएंगे कि बागो बहार के मुसन्निफ यानी राइटर का नाम क्या है। तो अब हमें पता हो गया कि इसके लेखक का नाम मीर अमन देहलवी है। ठीक है। और आपका जो बागो बहार चैप्टर नंबर 6 है, यह एक दास्तान है। क्या है? यह एक दास्तान है, और दास्तान कहते हैं तवील किस्से और कहानी को। किसको कहते हैं दास्तान? लंबे चौड़े किस्से और कहानी को दास्तान कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 आपका हो गया बागो बहार, और ये एक दास्तान है, और दास्तान कहते हैं तवील किस्से कहानी, यानी लंबे चौड़े किस्से और कहानी को दास्तान कहते हैं। आप जो अब आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसके लेखक और मुसन्निफ मैंने बता दिया कि मीर अमन देहलवी है। अब आइए इसके मुतालिक जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में सवाल किए जाते हैं, थोड़ा हम और आप इसके मुतालिक जानकारी ले लेते हैं कि मीर अमन देहलवी कहां से तालीम हासिल की, कहां से पढ़ाई हासिल की, इसका असल नाम क्या था। आइए मैं आपको बताता हूं इनका नाम है मीर अमन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मीर अमन, और इनका जो तखल्लुस है, तखल्लुस इनका लुत्फ था। क्या था तखल्लुस इनका? इनका तखल्लुस लुत्फ था। तखल्लुस किसे कहते हैं मैं आपको बता चुका हूं। और आगे, और वो दिल्ली में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? वो दिल्ली में पैदा हुए। और आपके किताब के अंदर दिया हुआ है मीर अमन के बारे में बहुत सारे तज़किरा निगार ने इसके बारे में जानने की कोशिश की कि मीर अमन की पैदाइश कब हुई, लेकिन आपके किताब के अंदर इनकी पैदाइश कब हुई वो नहीं दिया हुआ है। लेकिन इतना सिर्फ दिया हुआ है कि मीर अमन का उनका नाम मीर अमन था, और तखल्लुस लुत्फ था, और वो दिल्ली में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए, और वो वहीं पले और बढ़े। फिर उसके बाद और वो मुगल बादशाह के साथ रहे, यानी इनके जो आबाओ अजदाद बाप दादा थे वो मुगल बादशाह के साथ रहते थे, जिसकी वजह से मीर अमन को बहुत सारे माल दौलत, बहुत सारे जागीर मुगल बादशाह ने अता किए थे। तो अब और जब अहमद शाह अबदानी की फौज दिल्ली में आए तो उसका सारा चीज जब्त कर लिया गया। यानी अहमद शाह अबदानी के फौज जब दिल्ली में आया तो मीर अमन के पास जितना भी माल दौलत, जितना भी चीज थे उसके घरों के अंदर, घर तक
तमाम के तमाम चीज को जब्त कर लिया, यानी उनके तमाम के तमाम चीज को लूट लिया। और किन्होंने जब्त किया था? उसका नाम था सूरज मिलजाट। इनके तमाम चीज को जब्त कौन किया था? सूरज मिलजाट। आपके इम्तिहान में इस तरह सवाल किए जाएंगे कि मीर अमन के तमाम चीज को किसने जब्त कर लिया था, किसने ले लिया था? तो आपको जवाब देना है सूरज मिलजाट। फिर वो दिल्ली के अंदर, दिल्ली से जब इनके तमाम चीज को लूट लिया गया, यानी जब्त कर लिया गया, तो वो मीर अमन दिल्ली से अजीमाबाद में आकर मुकीम हो गए, यानी वो अजीमाबाद में आकर रहने लगे। और फिर अजीमाबाद से वो तलाश माश के सिलसिले में वो कलकत्ता आ गए। कहां आ गए? तलाश माश के सिलसिले में। वो तलाश माश के सिलसिले में कलकत्ता आ गए और वहां एक 2 साल रहे। फिर उसके बाद 4 मई 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज में मुलाजिम मुकर्रर हो गए। 4 मई 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज में वो मुलाजिम हो गए। कहां मुलाजिम हो गए? और 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज में वो मुलाजिम हो गए। और वहां उसको जो तनख्वाह मिलता था महीना, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपया उनका तनख्वाह था। उस जमाने में 40 रुपया बहुत ज्यादा था। अभी 40 रुपया का हम और आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन उस जमाने में 40 रुपया बहुत ज्यादा माना जाता था। तो उनका जो महीना था सिर्फ 40 रुपया उनका तनख्वाह था। फिर वो जून 1806 में वहां रहे और उसी साल वो शबगदोश हो गए। यानी 1801 से 1806 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में वो मुलाजिम रहे। फिर 1806 में उसकी तबीयत नासाज हो गई, यानी उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसके बाद वो उसी साल शबगदोश हो गए, यानी उसी साल वो वहां से रिटायर हो गए और वहां से वो चले गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपकी किताब में जो दिया हुआ है कि मीर अमन कहां तक तालीम हासिल की, इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन वो फारसी के अच्छे जानकार थे। क्या थे? मीर अमन वो फारसी के अच्छे जानकार थे और वो फारसी के मशहूर किताब इखलाके मुहसिनी का तर्जमा किया। यानी मीर अमन फारसी के एक मशहूर किताब है इखलाके मुहसिनी, उनका तर्जमा किया और उसका नाम रखा गंज खूबी। क्या नाम रखा उसका? गंज खूबी। फारसी की एक मशहूर किताब है इखलाके मुहसिनी, उसका तर्जमा किया और उसका नाम रखा गंज खूबी। इसी तरह 4 दरवेश, यह भी एक फारसी की किताब है, इसका तर्जमा भी मीर अमन ने किया, उसका नाम रखा बागो बहार। क्या नाम रखा उसका? उसका नाम रखा बागो बहार। और उसकी शोहरत जो हुई इसी बागो बहार से हुई। मीर अमन की शोहरत किससे हुई? बागो बहार से मीर अमन की शोहरत हुई। ठीक है, और बागो बहार 1801 में मुकम्मल हुआ। यानी 4 दरवेश, ये फारसी किताब है जिसका तर्जमा बागो बहार से नाम किया और बागो बहार से मुकम्मल हुआ, वो 1801 में मुकम्मल हुआ। पहले वो 4 दरवेश था। ठीक है, फिर उसके बाद 1802 में बागो बहार हो गया। पहले 4 दरवेश, ये एक फारसी की 4 दरवेश फारसी किताब थी। फिर उसके बाद 1802 में ये बागो बहार हो गया। और पहली मर्तबा ये बागो बहार पहली मर्तबा कलकत्ता के छापा खाना से ये तबाह हुआ, यानी शाये हुआ। कब हुआ शाये मेरे प्यारे बच्चों? तो पहली मर्तबा वो कलकत्ता के छापा खाना से शाये हुआ और फोर्ट विलियम कॉलेज में इसकी शोहरत, यानी इस किताब की बहुत ज्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की जो किताब बागो बहार है, इसकी फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा शोहरत हुई। और बागो बहार लिखने की वजह से इनको 500 रुपया का इनाम भी दिया गया। ठीक है, तो ये सब मीर अमन के बारे में है। आप तमाम बच्चों से गुजारिश से एक मरतबा इसका स्क्रीन शॉट करके अपने कॉपी के अंदर इसको नोट कर ले और अच्छी तरीके से ज़हन नशी कर ले, ताकि आपको कोई परेशानी और दुश्वारी इम्तिहान में ना हो। ठीक है, मीर अमन के बारे में जितना था आप बता दिए। अब आगे चलते हैं, जो अब चैप्टर नंबर 6 है बागो बहार। इस चैप्टर के अंदर मीर अमन
क्या बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो हम आगे चलते हैं अब चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है बागो, चैप्टर नंबर 6 है आपका, और इसका नाम है बागो बहार, और ये एक दास्तान है। और मैंने बता दिया कि दास्तान किसे कहते हैं, ठीक है। अब इस किताब के अंदर आपके मुसन्निफ ने बताया है एक जगह यानी एक मुल्क का नाम था चीन महाचीन। चीन महाचीन था। क्या नाम था एक मुल्क का? चीन महाचीन था। और इस चीन महाचीन में एक बादशाह था, जिस बादशाह का जिक्र आपके किताब के अंदर नाम, उसका नाम आपके किताब के अंदर नहीं बताया गया है। वो एक चीन महाचीन के अंदर एक बादशाह था। अचानक बादशाह की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत बिगड़ जाती है। अब वो बादशाह का जो एक लड़का था, उनका एक शहब, बादशाह का एक शहजादा था, यानी उसका एक लड़का था। अब बादशाह की तबीयत खराब हो गई। अब बादशाह की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और शहजादा इस लायक नहीं था कि वो चीन महाचीन के सल्तनत पर बैठे, यानी उसको बादशाहत सौंपा जाए। तो इनके एक नौकर थे मुबारक, नौकर एक हम मुबारक। चीन महाचीन के बादशाह ने मुबारक से कहा कि उनके एक छोटा भाई थे बादशाह के, यानी शहजादा के चचा, कि उसको बुलाओ। उसको बुलाए और बादशाह ने अपने भाई से कहा कि मेरी तबीयत अभी खराब है और मेरा शहजादा यानी मेरा लड़का अभी इस लायक नहीं हुआ है कि उसको हम सल्तनत पर बैठाए। अभी हम तुमको सल्तनत पर बैठाते हैं, यानी चीन महाचीन का बादशाह बनाते हैं, और जब मेरा बच्चा इस लायक हो जाए कि इस मुल्क पर हुक्मरानी करने के लायक हो जाए, उसके काबिल हो जाए, तो फिर उसके बाद तुम शहजादा को बादशाह बना देना। उसके भाई थे इस पे राजी हो गए, और उसके बाद जो चीन महाचीन के पुराने बादशाह थे उनका इंतकाल हो जाता है, यानी वो इस दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हो जाते हैं। अब चीन महाचीन की सल्तनत उनके भाई, छोटे भाई यानी शहजादा के जो चचा थे उसके हाथ में है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी शख्स को कुर्सी मिल जाती है तो उसको उस कुर्सी को छोड़ने का दिल और तबीयत नहीं करता है। तो अब उनके चचा है तरह, अब जब वो उनके भतीजा शहजादे उनके बादशाह चीन महाचीन पर हुकूमत करने के काबिल हो गए, यानी वो इस काबिल हो गए कि अब उस पर हुकूमत कर सकते हैं, सल्तनत पर बैठ सकते हैं, तब उसके चचा के जहन के अंदर एक ख्याल आता है। फिर वो मुबारक जो पहले बादशाह के जमाना में नौकर एक मुबारक था, इसी बादशाह के जमाना में वो नौकर मुबारक था। फिर वो मुबारक को बुलाया और मुबारक से कहता है इस मेरे भतीजे को लते जान से मारकर खत्म कर दो, ताकि हम इस मुल्क पर आसानी से हुक्मरानी कर सके। मुबारक बहुत ही चालाक था। मुबारक ने उसके चचा से कहा, शहजादा के चचा से, कि बादशाह वक्त, अगर आप अपने भतीजे को जान से मार देते हैं या मरवा देते हैं तो पूरा मुल्क आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि उसको किसने मारा। आप इस मुल्क पर बादशाह है, आपको तो पता होगा। मेरी राय यह है कि आप इसे मेरे साथ लगा दे और इसको मैं कहीं दूर दराज जंगल के अंदर छोड़ा हूं, और लोग आपसे पूछे कि आपका भतीजा यानी भतीजा कहां है, यानी पुराने बादशाह के शहजादे कहां हैं, तो आप उनसे कह दे कि वो कहीं दूसरे मुल्क घूमने के लिए गए हुए हैं। तो उनके शहजादे के जो चचा थे बादशाह सानी, वो इस पे राजी हो गए और मुबारक शहजादा को लेकर जंगल की तरफ निकल देते हैं। जब रास्ते में जाते हैं तो ये मुबारक शहजादे को तमाम वाकया को बताते हैं कि तुम्हारे चचा जो है तुम्हारे खिलाफ इस तरीके के साजिश कर रहे हैं, तुमको जान से मारने की बात कर रहे हैं। अब तुम चीन महाचीन पर हुकूमत एक ही सूरत में कर सकते हो। तुम्हारे वालिद मोहतरम के एक दोस्त है जो जिनों के बादशाह है, जिनका नाम है मलिक सादिक। क्या नाम है? मलिक सादिक है। उसके पास चलो और उनको तमाम माजरा जाकर बताओ। वो मलिक सादिक तुम्हारे वालिद के बहुत जिगरी दोस्त थे, वो चीन महाचीन की हुक्मरानी तुम्हारे तरफ फिर से वो लौटा देंगे। शहजादे राजी हो जाते हैं
اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں ملک سعدی کے پاس. اب شہزادے ان کے لیے کچھ ہدیہ طائف لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جنگل کی طرف چل دیتے ہیں جہاں ملک صادق جنوں کا بادشاہ ملک صادق رہتا تھا. وہ شہزادے چل دیتے ہیں اور اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ رہتا تھا. مبارک کہتے ہیں کہ تمہارا اصل منزل یہی، آپ یہاں پہنچ کے دیکھو یہی بادشاہ کا محل ہے. شہزادوں کو کچھ نہیں نظر آتا ہے تو ایک سرما تھا سلیمانی اس کے آنکھ میں لگاتے ہیں اور اس سے اس کو تمام چیز نظر آنے لگتا ہے. پھر بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، تمام ماجرا تمام قصہ کو بتاتے ہیں کہ میرے چچا ہمارے ساتھ اس طریقے سے غداری کر رہے ہیں، میرے والد کی وصیت کو نہیں مان رہے ہیں اور ہم کو جان سے مارنے کی سازش کر رہے ہیں. تو جنہوں کے بادشاہ ملک صادق جو تھے انہوں نے ایک شرط لگائی، اگر میرا ایک شرط ہے اس شرط کو تم پورا کر دیے تو چین پر تمہاری حکمرانی یعنی تم کو سلطنت پر ہم بیٹھا دیں گے. وہ شہزادے اور مبارک دونوں راضی ہو گئے. بادشاہ ایک کاغذ کا لفافہ نکالتے ہیں اور اس کے اندر ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی کا فوٹو ہوتا ہے. جیسے ہی اس شہزادے کو دکھاتے ہیں، شہزادہ فوٹو کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کو ہوش آتا ہے پھر وہ اٹھتے ہیں. مبارک اور شہزادے اور ان کا نوکر جو تھا مبارک اس لڑکی کے تلاش میں نکل دیتے ہیں. ہر ایک ملک میں جا کر تلاش کرتے ہیں. بذات آپ کی کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ 7 سال تک وہ اس لڑکی کو تلاش کرتے رہی، کہیں اس لڑکی کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں ہے. ایک ملک کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں ایک اندھا فقیر جو ہندوستان کا تھا وہ اس ملک کے اندر بھیک مانگ رہا ہے. یہاں پر ایک بات سمجھنا ہے، آپ کے امتحان کے اندر اس طرح سوال کریں گے کہ باغ و بہار کے اندر کتنے ملکوں کا نام آیا ہے، تو وہاں 2 ملک کا نام آیا ہے، ایک چین مہا چین اور دوسرا ہندوستان. کتنے ملک کا نام آیا ہے؟ 2 ملک کا نام. کون ملک ہے؟ چین مہا چین اور ہندوستان. تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو ہندوستان کا وہ بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ بادشاہ یہ شہزادے جو تھے وہ ان کو ایک اشرفیہ دے دیتے ہیں اور اس سے وہ اندھا فقیر بہت سارے چیز کو خریدتے ہیں اور سامان کو لے کر وہ اپنے محل کی طرف جاتے ہیں. اب شہزادے اور مبارک ان کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ اندھا فقیر کہاں جاتا ہے. اور فقیر شہزادوں کو بہت سارے دعا دیتے ہیں. اس کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھتے ایک بہت بڑا محل ہے. شہزادہ دیکھ کر حیرت ہو جاتے کوئی بادشاہ کا محل ہوگا، لیکن اندر جاتے ہیں تو ٹوٹا پھوٹا ہوا نظر آتے ہیں. اور اندھا فقیر اندر گھستے ہیں تو دونوں باپ بیٹی ان کو دیتے ہیں سامان، آپ بولتے ہیں تم کھانا کو تیار کرو. وہ بات بتانے کی آواز آتی ہے. شہزادے کہتے ہیں کہ اندر کون ہے، اندر کون ہے. پھر اس کے بعد وہ لڑکی آتی ہے. شہزادے دیکھ کر اس کی خوبصورتی کو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اب جو لفافہ میں فوٹو تھا اس کو نکال کر ملاتے ہیں تو دونوں کا شکل بالکل سیم ٹو سیم ملتا ہے. شہزادے خوش ہوتے ہیں، مبارک خوش ہوتے ہیں کہ شاید جو ہمارا مقصد تھا اب ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے، اب ہمارا چین پر ہماری حکمرانی پھر سے دوبارہ لوٹ کر آئے گی. تو جو اندھے فقیر تھا میرے پیارے بچوں، وہ شہزادے کو پوری بات بتاتے ہیں. وہ اس سے کہتے ہیں کہ میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اس کا چرچا پورے ملک میں ہونے لگا. تو اس ملک کے جو بادشاہ تھے اس کے صاحبزادے کو میری بیٹی پسند آ گئی. اب ملک صادق جو بادشاہ تھے اس ملک کے وہ ہمارے پاس آئے میری بیٹی کا پیغام لے کر اور وہ اپنے صاحبزادے سے میری بیٹی کا شادی کرنے کو کہا. تو ہم شادی کے لیے تیار ہو گئے اور دونوں طرف سے شادی کی تیاری شروع ہو گئی. تیاری شروع ہونے لگی اور آپ کی چپٹر میں اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دونوں طرف سے شادی کی تیاری بہت دھوم دھام سے ہونے لگی. اور آگے کیا ہوا
وہ تمام اگر اس واقعہ اور اس داستان کو پڑھنا ہے تو آپ کے باغ و بہار نام کی پوری کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اس سے آگے کیا ہوا، اس سے آگے کون سا واقعہ پیش آیا، اس لڑکی کا اس بادشاہ کے بیٹے سے شادی ہوا کہ نہیں ہوا، اور ان کا شہزادہ جو ہے پرانے بادشاہ کے پھر سے وہ چین مہا چین پر حکمرانی کی یا نہیں کی، وہ تمام چیز کو جاننے کے لیے باغ و بہار نام کا چیپٹر آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بچے اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے آپ تمام بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جے ٹی اکیڈمی کے تمام جتنے بھی ساتھی ہیں اس کا ساتھ دے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، اور جو بات سمجھ میں آپ کو نہیں آئے تو وہ ضرور بے ضرور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائے کہ ہمیں فلاں چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، پھر سے اس چیز کو سمجھایا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم، پھر آئندہ دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں، ٹھیک۔